नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे झारखंड में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड के लोक आयुक्त जस्टिस DN उपाध्याय का निधन हो गया। वे कोरोना से संक्रमित थे। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांसें ली। 15 मई को वे कोरोना संक्रमित हुए थे। 18 मई को रामप्यारे अस्पताल बरियातू में उन्हें भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार नहीं होने के बाद उन्हें 25 मई को मेडिकल अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। स्थिति गंभीर होने पर 11 जून को उन्हें एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। रेमडेसिविर कालाबाजारी के मामले में CID ने 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। CID ने सोमवार को पूर्व में गिरफ्तार काके रोड निवासी राजीव सिंह और हिनो के सृष्टि अस्पताल के कर्मी मनीष सिन्हा के खिलाफ चार्जशीट दायर की। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच CID के निवर्तमान ADG अनिल पलटा के नेतृत्व में बनी SIT की टीम कर रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर बीते 21 जून को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि सरकार इस मामले की जांच SIT से करवाने के पक्ष में है और उस SIT का नेतृत्व वरीय IPS अधिकारी अनिल पाल्टा को ही करेंगे। अदालत ने राज्य सरकार से इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि SIT अपनी पुरानी टीम के साथ जांच जारी रखे और समय समय पर जांच की विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में दे। ईडी ने अलकतरा घोटाले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए पवन कुमार सिंह का बरियातू थाना क्षेत्र स्थित एक घर को सील किया। यह संपत्ति बरियातू बूटी रोड में स्थित है। दरअसल ये मामला अलकतरा घोटाले के 6.88 करोड़ रुपए का है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने CBI की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB में दर्ज 4 प्राथमिकियों में चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यह केस क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रबंधक निदेशक पवन कुमार सिंह और दूसरे निदेशक दिलीप कुमार सिंह और झारखंड सरकार के सड़क निर्माण विभाग के 22 इंजीनियर और 2 अन्य जालसाजों को किया गया था। फर्जी कागजात के आधार पर अलकतरा खरीदने का आरोप है। रांची में बिना लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल और विवाह भवन चला रहे प्रबंधकों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार के निर्देश के बाद निगम की इन्फोर्समेंट टीम कई बड़े बैंक्वेट हॉल को सील करने पहुंची। सील होने वाले बैंक्वेट हॉल में मोराबादी स्थित मान्या पैलेस, करम टोले स्थित सेलिब्रेशन हॉल, वृंदावन पैलेस, अभिनंदन, माही, आशीर्वाद, गीतांजलि जैसे प्रमुखता से शामिल है। लेकिन इन सभी बैंक्वेट हॉल में सेलिब्रेशन को छोड़कर बाकी सभी को कोर्ट से स्टे मिल गया, जिसमें उन्हें अभी सील नहीं किया गया। सील होने वाले हॉल में अब सिर्फ सेलिब्रेशन ही है और बताया जा रहा कि इन बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम की बाजार शाखा ने पहले ही नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद अभी तक उपरोक्त हॉल के प्रबंधकों ने लाइसेंस नहीं लिया है। ऐसे में बिना लाइसेंस लिए बैंक्वेट चलाने के एवज में यह कार्रवाई की गई है। तो खबर रांची से, जहां ट्रेन से आ रहे यात्रियों के जांच को लेकर प्रशासन गंभीर हुआ। हटिया स्टेशन में रेल प्रबंधन और जिला प्रशासन बैठक के बाद जिला प्रशासन आज रांची रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और बाहर से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना जांच होगा। DDC विशाल सागर, ADM लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा, CPRO नीरज कुमार, मंडल सुरक्षा आयुक्त प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी मौके पर सभी यात्रियों के जांच सुनिश्चित करने को लेकर हो रही है। निरीक्षण यानी रांची रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकासी द्वार के दोनों छोर पर सदर अस्पताल के चिकित्सकों की टीम को तैनात कर दिया गया है।
राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अपने पैतृक निवास लोहरदगा पहुंचे और बड़े सदन में जिला प्रशासन के साथ कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए उसकी तैयारियों पर चर्चा की। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के ऊपर हमलावर नजर आए। पिछले दिनों दीपक प्रकाश ने कोविड की दूसरी लहर में केंद्र सरकार की प्रशंसा की थी। उससे बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का कोविड की दूसरी लहर में रवैया खराब था, उसके जितने भी निंदा की जाए कम है। दीपक प्रकाश जी किस वजह से कह रहे हैं आप देखें कि यानी लाशों की ढेर लगी हुई थी। हर स्टेट में कोरोना फैल चुका था, लोग दवाएं और ऑक्सीजन की कमी से मरते नजर आए, लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वे कैसे बोल रहे कि केंद्र सरकार का रवैया बढ़िया था, हम इस पर सहमत नहीं हैं। इनके बारे में ना बहुत ताजुब की बात है कि जिस तरह से अभी सरकार, केंद्र सरकार का जो रोल रहा है, दूसरा दौर जो कोविड का गुजर गया है, उसमें जो सरकार का रोल रहा है उसका जितना हम निंदा करें वो कम है। वो किस वजह से बोल रहे हैं आप देख रहे हो कि लाशों का ढेर लग गया जाती है और हर स्टेट में कोरोना फैल चुका था। और जो केंद्र का जो रवैया था, कहीं वैक्सीन की कमी, कहीं दवाओं की कमी, बहुत लोग दवा के कारण, व्यवस्था के कारण बहुत सारा ऐसा मामला आया कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोरोना के तीसरे वेव से निपटने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन बोकारो जिले में वैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जिस कारण आज वैक्सीनेशन का काम सभी सेंटरों में बंद कर दिया गया है। एक दो छोटे सेंटरों में जहां कुछ वैक्सीन की डोज बची हुई थी, वहां मामूली रूप से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा। वैक्सीनेशन बंद होने से आम लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को आज वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल के द्वारा मैसेज मिला था कि आज उनको वैक्सीन किया जाएगा, लेकिन जब वे लोग वैक्सीनेशन सेंटर में आ रहे हैं तो वहां वैक्सीनेशन सेंटर बंद पा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी देने वाला भी नहीं कि आखिर कब तक उन्हें वैक्सीन मिलेगी। लोग परेशान हैं। लोग जब वैक्सीनेशन के लिए उत्साहित नजर आए तो वैक्सीन ही खत्म हो गई। देखिए, ये वैक्सीन की कमी तो चल रही थी इधर काफ़ी दिनों से, और अभी जो है बिल्कुल ही वैक्सीन स्टेट लेवल पर भी नहीं है अवेलेबल। और नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द आने वाला है, जैसे ही मिलेगा कि फिर से नॉर्मल शुरू कर दिया जाए। इसलिए कि वहाँ के लायक हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं था, इसीलिए उसको नहीं खोला गया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है। वैक्सीन लेना था सेकेंड डोज का। आज मैसेज भी आया हमको कि सेकेंड डोज का मैसेज लेना है, बट यहाँ है तो मालूम चल रहा है कि वैक्सीन ही ख़त्म हो गया है। पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा, कुछ कोई लोग हैं भी नहीं कि कुछ बताएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखते हैं कब मिलेगा, क्या मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए बोकारो से हमारे संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजीव, आज जिस तरह से बातें सामने है कि लोगों को मैसेज दिया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन जब वे सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो सेंटर पर वैक्सीनेशन का काम बंद है, ना ही कोई जानकारी देने वाला है। आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात जरूर कहूँ कि बोकारो में जिस तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे थे, लोगों में डर सा था कि वैक्सीन लेने से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जिस तरह से बोकारो के लोगों में जागरूकता हुई और लगातार जब वैक्सीनेशन का काम शुरू किया, लगातार वहां आना शुरू किया, तो कहीं न कहीं जिस तरह से बोकारो जिला में आज वैक्सीन पूरा का पूरा खत्म हो गया है। और उसी में सिविल सर्जन से जब हमारी बात है तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही खत्म हो गया। तो कहीं न कहीं बोकारो ऐसे बौद्धिक नगरी में जिस तरह से वैक्सीन खत्म हो गया है, तो कहीं न कहीं जिस तरह से लक्ष्य पूरा करने की बात राज्य सरकार करती है, लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा करें, तो इस तरह में लक्ष्य कैसे वो पूरा हो पाएगा। और जितने भी सेंटर बनाए गए थे, लगभग सभी सेंटर जो है बंद कर दिया गया था।
जबकि स्वास्थ्य विभाग को किसी न किसी एक कर्मचारी को वहां रखना चाहिए था। बिल्कुल। स्लॉट बुक होने के बाद वहां पे जो वैक्सीन के लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनको जानकारी दे सके कि 2 तारीख तक वैक्सीन वहां पर आएगा और उसके बाद वैक्सीन दिया जाए। लेकिन जिसका स्लॉट बुक होने के बावजूद भी उस सेंटर पर कोई लोग नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग का नेग्लिजेंसी है कि लोग को बताया भी नहीं जा सकता है कि आप जो है इस तारीख को आकर वैक्सीन ले लें। इस तरह में बोकारो के स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती भरा ये होगा कि वैक्सीन आने के बाद फिर जनता को किस तरह से अपने तरफ खींच पाएंगे और वैक्सीनेशन में काम में तेजी लाया जा सकता है। 1-2 सेंटर है जहां पर वैक्सीन बचा हुआ था, वहां 150 लोगों को देकर के वह भी सेंटर को बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज और पाइपलाइन का कार्य पिछले 2 वर्षों से चल रहा, जिस कारण निगम क्षेत्र में निर्माण सड़क को तोड़कर सीवरेज और पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है, जिस कारण सभी सड़कों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त मौत हुई है। इस मामले पर मंत्री संज्ञान लिए हुए और उपायुक्त को जांच करने का निर्देश दिया गया था। इसी संदर्भ में आज रामकृष्ण कुमार सरायकेला एसडीओ आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से जांच प्रारंभ किया। माननीय मंत्री जी के बैठक के पश्चात एक जांच दल का गठन किया गया था कि जिसमें कि यहाँ सीवरेज, ड्रिंकिंग वाटर और अंडरग्राउंड वायरिंग का जो काम हो रहा है, इसका रिस्टोरेशन इसका कार्य करते समय जो रोड तोड़ा जा रहा है उसका रिस्टोरेशन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी का जांच प्रारंभ आज हम लोगों ने किया है। और हम आज वार्ड नंबर 2 से प्रारंभ किए हैं, क्योंकि वार्ड नंबर 2 में तीनों ही एजेंसी के द्वारा काम किया गया है। पहला दिन है आज, तो हम लोग तीनों एजेंसी को जामताड़ा में लोगों को सुरक्षा देने वाले पुलिस के पदाधिकारी और जवान आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि जामताड़ा के मेहजाम थाना के पुलिस पदाधिकारी और जवान आज डर के साए में रहने को विवश है। आज उन्हें यह डर सता रहा कि जिस आशियाना में वे लोग रह रहे हैं वह कभी भी धराशायी हो सकता है। पुलिस कर्मचारी आवास का अधिकांश भवन पूरी तरह जर्जर हो गया है, उसमें लगा छड़ सीमेंट झरकर गिर रहा, दीवार उनके आसपास झाड़ियां उग गई है, खिड़की दरवाजा भी पूरी तरह से सड़ गया है, जिस कारण इस बरसात में हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। भवनों की मरम्मत के लिए कई बार विभाग के आला अधिकारी को पत्राचार भी किया गया, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। हम लोग प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को दे रहे हैं और वहां से अप्रूवल होने के बाद में उसमें मरम्मती का कार्य या फिर जो भी होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबर बेरमो की है, जहां पिछड़े निवासी 41 वर्षीय ऋतुलाल महतो की मौत कोरोना वायरस से इलाज के क्रम में गोवा के अस्पताल में हो गई। गोवा के अस्पताल के मर्चरी में रखे शव को ऋतुलाल महतो के परिजन से श्रीनाथ कराकर स्थानीय शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के परिजन ने बताया कि ऋतुलाल 7 माह पूर्व कथारा बोडिया बस्ती के रिश्तेदार के साथ गोवा मजदूरी करने गया था। लॉकडाउन की घोषणा के बाद सभी साथी गोवा से अपने घर वापस लौट आए, लेकिन ऋतुलाल महतो अपने घर वापस नहीं आया। कोरोना जांच के दौरान पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋतुलाल गोवा में एक निजी ट्रांसपोर्टर का वाहन चलाने का काम करता था। मौत की सूचना मिलते ही पूरा परिवार बेरमो कोलांचल का माहौल गमगीन हो गया है। करने के समय ही हॉस्पिटल में कोरोना का पॉजिटिव होने के कारण वो डेथ हो गया। तो बुलाया मालिक 2 आदमी का, तो मामा लोग गए वहाँ पर और इलाज का समय ही डेथ हो गया, तो उसका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। गढ़वा जिले में एक तांत्रिक के पास झाड़फूंक करवाने गई महिला के साथ तांत्रिक झाड़फूंक के बदले उसके इज्जत पर हाथ डाल दिया, जिसके बाद जो हुआ, तांत्रिक के साथ वह दोबारा झाड़फूंक का नाम नहीं लेगा। मामला दुर्की थाना क्षेत्र के पुतुर गांव में झाड़फूंक के नाम पर
महिला से छेड़खानी करने वाले खरौंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव से आए अपने रिश्तेदार की बहू को अकेले कमरे में झाड़ फूंक करने के दौरान छेड़खानी करने के क्रम में महिला के परिजनों ने उजाई करने वाले के साथ जमकर मारपीट की। वहीं मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को सर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार किया गया है। मामला पारिवारिक विवाद था सर उन लोगों का। हाँ, दोनों रिश्तेदार थे आपस में, है ना जी। एक पार्टी खरौंदी के रहने वाले थे जी। हाँ, दुर्गी अंतर्गत कुतुल गाँव के थे। मामला दोनों तरफ से दर्ज किया गया है सर। हाँ, दोनों तरफ से दर्ज हुआ है ना। गिरफ्तारी की कौन कौन से तरफ से हुई है सर? गिरफ्तारी पुतुल की तरफ से हुई है। अच्छा है ना। और एक वाले लोग की और एक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी किया जा रहा है सर। एक व्यक्ति का भी पता नहीं है, उनको खोजबीन किया जा रहा है जी। है ना। धन्यवाद सर। बेरमो थाना के करगली बाजार निवासी कल्पू दास के 8 महीने की गर्भवती महिला को उसके ससुराल वालों ने उसके मायके के घर में घुसकर पिटाई की। परिजनों ने बताया कि महिला के ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते रहते थे, जिसकी वजह से महिला अपने पिता के घर आ गई थी। परिजनों ने कहा कि ससुराल पक्ष के लगभग 10 से 12 लोग करगली बाजार नावाखाली पाड़ा स्थित घर में अचानक घुस गए और मारपीट करने लगे, जिससे गर्भवती महिला संध्या देवी बुरी तरह घायल हो गई। आसपास के लोगों ने गर्भवती युवती को फुसो स्थित अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां युवती की स्थिति चिंताजनक देखकर बोकारो रेफर कर दिया गया। लड़ाई करता था, हम घर से निकल गए तो उसके बाद फिर जाके मेरे गांव में भी लड़ाई बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद मम्मी पापा हमको यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ आने के बाद आज जाके फ़ोन करके वो लोग बोले ना कि हम लोग बस ऐसी बात करने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को बस लेके चले जाएंगे, समझा के। धनबाद के लोयाबाद थाना क्षेत्र में नाले में पानी बहाने को लेकर 2 मई 2021 को 2 पड़ोसियों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस घटना में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष द्वारा हथियार से लैस होकर हमला कर दिया गया था, जिसमें चाकूबाजी में रोहित उर्फ रोशन की मौत हो गई थी। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था। उक्त घटना के महीनों बीत जाने के बाद भी अब तक हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी थाना द्वारा नहीं किया गया है। आज मृतक के युवक के परिजन ग्रामीण थाना पहुंच गए, थानों का घेराव और प्रदर्शन करने लगे। थाना परिसर में धरना पर बैठ के मृतक युवक के परिजन ग्रामीण आरोपियों की यानी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस की शिथिलता को लेकर भी सभी आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ग्रामीण तख्ती लेकर जस्टिस फॉर रोशन लेकर अपना विरोध जताया। धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी नहीं होगा, आगे तक जाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। क्या मेरा बच्चा नहीं तो हम लोग क्यों? आज वो आदमी छूट गया था, दूसरे को मरता है तो क्या रिस्क लेगा? सर ये पुलिस रिस्क लेगा कि हाँ दूसरे का हो सकता है कल हम मेरा बेटा है तो वो अगर कुछ होगा तो रिस्क लेगा पुलिस। जमशेदपुर मानगो के ओलेडी थानांतर्गत कालिका नगर कराने वाला अर्पित कश्यप नामक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा कि गोली चलाने वाला युवक का नाम दैवेद है। उधर गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गया। आपको बता दें कि आपसी रंजिश में गोली चली। उधर इस घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वैसे घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल खतरे से बाहर है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बात ही बात में युवक ने गोली चला दी, हालांकि गोली कमर में लगी। उधर इस घटना के बाद पुलिस ने अपराधी को धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी। गोली चला दिया। कहाँ बातचीत कर रहा था? डेबिट कहाँ का है वो? शंकुसाई रोड नंबर 5 में रहता है। और ये कहाँ रहता है? ये कालिका नगर में रहता है। कितना गोली चला है? एक चलाया कहाँ लगा? कमर के पास। कौन चलाया? डेबिट चलाया। इसका नाम क्या हुआ? इसका अर्पित कश्यप। अच्छा, पुराना कोई विवाद भी था क्या? नहीं सर।
नहीं सर, क्या क्यों करता क्यों था? आया, कहाँ यहाँ चला गया? पता नहीं सर, फ्रेंड बात कुछ कर रहा था, बस बात ही बात में निकाल कर चला दिया। तुम कहाँ थे तुम? हाँ? तुम भी साथ में? नहीं, एक दोस्त को बुलाने गए थे, हम साथ ही में थे, तब तक मार दिया था। देखिए आवाज। क्या नाम हुआ तुम्हारा? विकास। निरसा चिरकुंडा थाना क्षेत्र के तालडांगा में दुर्गा मंदिर के समीप विनोद सिंह हत्याकांड को लेकर सोमवार को एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवाल द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। वार्ता के दौरान एसडीपीओ ने बताया कि चर्चित विनोद सिंह हत्याकांड का नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस 9 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और बचे आरोपियों की भी जल्दी गिरफ्तारी कर लेगी। मुख्य आरोपी मिंटू कश्यप के नाम पर चिरकुंडा थाने में 12 मामले दर्ज है। हम सबों को गुप्त सूचना मिली थी कि मिंटू कश्यप अपने सहयोगी से मिलने धनबाद क्षेत्र में आ रहे थे। उसी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी टीम में चिरकुंडा थाना प्रभारी और पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार यादव, एएसआई विनोद सिंह, इस्लाम अंसारी, राजू कुमार और चिरकुंडा थाना के सशस्त्र बल मौजूद थे। घटना 24 फरवरी 2021 को एक विनोद झा नामक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उसके नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही उनके 2 सहयोगी जो षड्यंत्र में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुल मिला के इस केस में अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो इनमें शामिल हैं उनकी भी हम लोग को सूचना मिली है, उस पर भी हम छापामारी कर रहे हैं। कोरोना काल में साइबर अपराध में भी इजाफा देखने को मिल रहा। लोगों की गाड़ी कमाई पर हाथ साफ करने को लेकर साइबर अपराधी भी लगातार अपने पैटर्न में बदलाव कर पुलिस के समक्ष भी चुनौती पेश कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल लगातार ठगी का ट्रेंड बदलकर लोगों के खातों से रुपए उड़ा रहे हैं। पहले जहां लोगों को धोखे में रखकर ठगी की जाती थी, अब सीना जोरी से भी ठगी की जा रही है। वहीं पहले जहां ओटीपी लेकर बैंक से रुपए निकालने की बातें थी, अब कई मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां साइबर क्रिमिनल बिना ओटीपी के भी पैसे उड़ा ले रहे हैं। लोगों को ठगी का एहसास तब होता है जब उनके मोबाइल पर बैंक के खाते से पैसा निकालने का मैसेज आता है। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस भी लगातार कार्य करती है, लेकिन लोगों को अवेयर करना हो या फिर अपराधियों को पकड़ना, तमाम बिंदुओं पर काम किया जाता है। लेकिन साइबर अपराधी ट्रेंड बदलने में माहिर होते हैं और इसी के झांसे में पड़कर लोग इनके शिकार हो जाते हैं। निश्चित रूप से एक समस्या जो है काफ़ी बढ़ी हुई है और रांची पुलिस भी इसको रोकने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अगर आपको जानकारी होगी तो बनाई गई है जो साइबर कांडों के उद्भेदन के लिए ही काम कर रही है। अब देखिए, अलग अलग ट्रेंड की जहाँ तक बात करें तो पहले एक बैंकिंग फ्रॉड जो सिंपल ओटीपी मांगा जाता था बैंक मैनेजर बन के, वो अभी भी प्रचलन में है। इसके अलावा फेसबुक पे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरी तरह से ही एक आईडी बना ली जाएगी फेसबुक पे और लोगों से पैसे मांगे जाएंगे, ऐसा भी हुआ है। इसके अलावा ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करके भी फ्रॉड किया जा रहा है, जिसमें कि व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं और अदर साइड पे कोई लड़की वैसे रहती है आपत्तिजनक अवस्था में और उसके बाद फिर उससे ब्लैकमेलिंग करके उस व्यक्ति से पैसे मांगे। अनलॉक के बाद बाजार खुलती है, अब एक बार फिर शहर में जाम का नजारा देखने को मिलने लगा। मुख्य बाजार सहित सुभाष चौक स्टेशन रोड में अचानक जाम लग रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन दोपहर में ऐसे ही नजारा जामताड़ा शहर में देखने को मिला। जाम में गाड़ियां रेंगती रही, लोग परेशान दिखे। जाम हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। जाम में जहां सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही थी, वहीं काफी लोग बिना मास्क के ही घूम रहे थे। कुछ लोग मास्क लगाए हुए भी थे तो महज दिखावे का, जिस कारण यह कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर शहर के लोग पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। कई राहगीरों ने बताया कि रविवार को लॉकडाउन के बाद बाजार में भारी भीड़ भरी रही। यही कारण है कि अभी 1-2 दिन ऐसे नजारा देखने को मिलेगा। रांची की महिला सुनीता पांडे ने वैश्विक महामारी की इस आपदा को अवसर में बदलकर अपने लड़खड़ाते परिवार को सहारा दिया। महज 10,000 की मामूली पूंजी से उन्होंने गारमेंट्स का अच्छा खासा व्यापार खड़ा किया। दरअसल उनके पति का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, जो लॉकडाउन की वजह से बीते 1 वर्ष से बंद है। घर में जब पैसे की तंगी होने लगी तो उन्होंने घर से ही गारमेंट्स का बिजनेस करने की ठानी और महज 10,000 की पूंजी से उन्होंने यह व्यापार शुरू किया और आज उनका टर्नओवर लाखों में है।
अब इसे और आगे बढ़ने का उन्होंने मन बना लिया। सुनीता का पूरा व्यापार सोशल मीडिया पर आधारित है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए वे अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार भी करती हैं और ग्राहकों से संपर्क भी साधती हैं। अपने ग्राहकों को होम डिलीवरी की सुविधा देती हैं और इसमें उनकी मदद उनके पति और बड़ी बेटी करती है। भी नहीं चलता है, सारा कुछ जो है पैसे पे ही निर्भर करता है। आपके हस्बैंड जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हमारे हस्बैंड हैं और वो परिस्थिति इतनी खराब हो गई गाड़ी नहीं चलने की वजह से, जिस वजह से मेरे दिमाग में ये आया कि चलो मैं ही कुछ करती हूँ। मम्मी के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहना ही पड़ता है, बड़ी बेटी है घर के। कोरोना के बाद लगभग 1.5 साल से सारा बिजनेस बंद हो गया, गाड़ी घोड़ा चलना बंद हो गया, तो इनकम भी बंद हो गई। उसके बाद बहुत सोच विचार के अपनी थोड़ा बहुत पूंजी से शुरू की, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाई। और खबर जमशेदपुर से, जहां शायद ही देश में इतने महंगे आम किसी ने बेचे या खरीदे होंगे, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जमशेदपुर में 11 वर्षीय तुलसी ने अपनी पढ़ाई के लिए यह कमाल कर दिखाया। तुलसी ने एक आम 10,000 के बेचा और यहीं से उसकी किस्मत ने भी बदलना शुरू किया। यूँ तो बाल अवस्था में बच्चे खेल कूद में ही मगन रहते हैं और ऊपर से लॉकडाउन हो तो सोने पे सुहागा, लेकिन इसके विपरीत तुलसी कुमारी, जिसकी पढ़ाई लॉकडाउन की वजह से छूट गई थी, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उससे मोबाइल की सख्त जरूरत थी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने जीत ठानी और सड़क किनारे आम बेचने शुरू कर दिए। कहा जा सकता है चाहे तो कुछ भी हो मुमकिन, लेकिन जिंदगी में ऐसा ही कुछ तुलसी के साथ भी घटा और जाने अनजाने में एक सामाजिक संस्था की नज़र उस पर पड़ी और संस्था के मेंबरों द्वारा तुलसी की जानकारी ली गई और उसके आम यानी 1,20,000 के 1 दर्जन खरीदे गए और यह पैसे यह कहकर दिए गए कि तुलसी आगे की पढ़ाई इस पैसे से करेगी और अपने लिए एक स्मार्टफोन भी खरीदेगी जिससे उसकी पढ़ाई ऑनलाइन हो सके। हम लोगों का खाने का भी दिक्कत था और ऊपर से पढ़ाई लिखाई सबका दिक्कत था। हम बहुत अच्छा पढ़ाई करे, जब से पढ़ाई छूट गया था तब से हमको बहुत ख़राब लग रहा था। इसलिए हम चाहते थे कि कुछ आम बेच के कुछ करना सके और कुछ पढ़ लिख के अपना मम्मी पापा को भी कुछ नाम रोशन करना सके। काफ़ी अच्छी बात है कि ये पढ़ने के लिए इतनी उत्सुक है और ये खुद ही अपने पढ़ने के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए ये आम बेच रही थी और जिन्होंने इसकी मदद की है वो भी काफ़ी अच्छे इंसान होंगे, तभी उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है। इसके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा है, इसका जीवन पूरा संवर जाएगा अगर ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाती है तो। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।